मैंने कितना समझाया था तुम सब दोस्तों को, पर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अगर उस रात तुम लोग मेरी बात मान लेते तो आज सब लोग जिंदा होते। इतना कहकर कार्तिक पुजारी फिर गुस्से के साथ युग की तरफ देखने लग जाते हैं। गुस्से से घूरते हुए ही कार्तिक पुजारी जब युग की आंखों में एकटक देखते हैं तो कार्तिक पुजारी को युग की आंखों में अतीत के पल नजर आने लग जाते हैं। वो पल जब उन्होंने युग को उस रात अपनी आंखों के सामने उस आदमी का शिकार करते हुए देखा था। इस वक्त कार्तिक पुजारी घाट पर झाड़ियों के पीछे खड़े हुए थे और वो छुपकर युग को दरिंदों की तरह इंसान का मांस खाते हुए देखे जा रहे थे। युग के हाथ खून से सने हुए थे और उसके मुंह में अभी भी इंसान का मांस लटका हुआ था, जिसे वो कच-कच करके दबाए जा रहा था। घाट पर सन्नाटा होने की वजह से युग के कच-कच करके मांस चबाने की आवाज घाट पर गूंजने लग गई थी। कार्तिक पुजारी युग को झाड़ियों के पीछे से छुपकर देख ही रहे थे कि तभी उनके पैर के पास एक बिच्छू आ जाता है, जिस कारण कार्तिक पुजारी तुरंत झाड़ियों पर से हट जाते हैं। उसी वक्त उनके पैर सूखे हुए पत्तों पर पड़ जाते हैं और उनकी चरमराहट की आवाज से हलचल होने लग जाती है। सन्नाटे में युग को पत्तों की चरमराहट की आवाज एकदम साफ सुनाई दे जाती है, जिस कारण वो अपने दाईं तरफ देखने लग जाता है, जहां पर कोई और नहीं बल्कि कार्तिक पुजारी खड़े हुए थे। कार्तिक पुजारी और युग दोनों एक दूसरे को एकटक देखने लग जाते हैं। युग को देखकर कार्तिक पुजारी के मन में वो खौफ पैदा हो गया था, जैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देख ली हो। वो मौत जो कुछ ही पल में उनका काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम करने वाली हो। कार्तिक पुजारी मन में सोचते हैं, अगर एक क्षण भी मैं यहाँ पर रुका तो ये युग मेरे जीवन को भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। मुझे अपनी जान बचानी होगी और सबको सचेत करना पड़ेगा, वरना वो सब इस भक्षानर युग के हाथों मारे जाएंगे। युग एकटक कार्तिक पुजारी को ही देखते रहता है, कुछ प्रतिक्रिया नहीं देता है। अगले ही पल कार्तिक पुजारी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाते हैं। उनके शरीर में जितनी ताकत थी वो पूरी जान लगाकर भागना शुरू कर देते हैं। कार्तिक पुजारी भागते हुए खुद से बड़बड़ाते हैं, वो युग पापी दरिंदा है, वो भी अपने पिता की तरह निकला। उस पर भी मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसी वक्त कुटिया से बाहर निकाल देना चाहिए था जब वो अपने पिता का शव लेकर आया था। यही सब बड़बड़ाते हुए कार्तिक पुजारी भागते जा रहे थे। कार्तिक पुजारी भागते हुए बार बार पीछे मुड़ रहे थे, ये देखने के लिए कि कहीं युग उनके पीछे तो नहीं आ रहा था, पर उन्हें अपने पीछे कोई आता हुआ नजर नहीं आ रहा था। पर फिर भी वो रुक नहीं रहे थे, बस भागते जा रहे थे। उन्हें किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द वापस कुटिया पहुंचना था, जैसे वो ये बात जानते थे कि अगर वो रुके तो युग उसी वक्त वहां पर आकर उनका शिकार भी कर सकता था। कुछ ही देर में कार्तिक पुजारी अपनी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। कुटिया का दरवाजा टिका हुआ था। जब वो कुटिया के दरवाजे को धक्का मारकर कुटिया के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सब लोग अभी भी बड़े आराम से सो रहे थे, जैसे कि किसी को कुछ भनक ही ना हो कि बाहर युग ने क्या तहलका मचाया हुआ था। बस वहां पर चैटर्जी मौजूद नहीं था, क्योंकि उसका पहले ही ट्रांसफर हो चुका था और वो दूसरे शहर जा चुका था। कार्तिक पुजारी हाँफते हुए बोल पड़ते हैं, उठो उठो, तुम सब सो कैसे सकते हो, मैं कहता हूँ उठो। कार्तिक पुजारी की आवाज सुनकर जमीन पर ही चटाई पर सो रहे कछुए की आंख खुलने लग जाती है। जब कछुआ कार्तिक पुजारी को इतना घबराया हुआ देखता है तो वो फौरन उठकर खड़ा हो जाता है। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कार्तिक पुजारी से पूछता है, क्या हुआ पुजारी जी, आप इतना हाँफ क्यों रहे हैं? आपका तो पूरा बदन पसीने से लथपथ है, आप काफी ज्यादा घबराए हुए भी लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? कार्तिक पुजारी ना में अपना सिर हिलाते हुए ही कहते हैं, कुछ ठीक नहीं है कछुआ, उसने हमें धोखा दे दिया है, वो दरिंदा है, वो बन गया। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, कौन क्या बन गया पुजारी जी, आप कहना क्या चाहते हैं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कार्तिक पुजारी कछुआ के सवाल का कुछ जवाब देते उससे पहले ही कमरे के अंदर हलचल होने की वजह से बाकी सबकी नींद भी खुल जाती है। जितने भी लोग थे सारे के सारे उठ जाते हैं। कछुए की तरह ही कार्तिक पुजारी को देखकर बाकी सब भी हैरान परेशान रह जाते हैं। बिंदु भी कार्तिक पुजारी से उठते से ही पूछ पड़ती है, क्या हुआ पुजारी जी, इतना शोर किस बात का हो रहा है, सब ठीक तो है ना? कछुआ भी कार्तिक पुजारी से बोल पड़ता है, पुजारी जी आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप काफी दूर से भागते हुए आए हैं। हर कोई कार्तिक पुजारी से कुछ न कुछ कहे जा रहा था, जिस कारण कार्तिक पुजारी बता ही नहीं पा रहे थे जो वो बताना चाहते थे। जब कुछ पल बीत जाने पर भी शोर कम नहीं होता है तो कार्तिक पुजारी चीखते हुए बोल पड़ते हैं, चुप हो जाओ तुम सब। कार्तिक पुजारी के चीखने की आवाज सुनकर सब एकदम खामोश हो जाते हैं। कमरे के अंदर वापस से सन्नाटा छा जाता है। हर कोई खामोश था और उनकी खामोशी भरी नजरें कार्तिक पुजारी पर टिकी हुई थी।
पर हर किसी की नजरें यही जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या था, क्यों कार्तिक पुजारी इतने बौखलाए हुए थे। अभिमन्यु कार्तिक पुजारी को पानी का ग्लास देते हुए कहता है, आप काफी परेशान लग रहे हैं पुजारी जी, ये लीजिए, सबसे पहले आप पानी पीजिए, फिर आराम से बताइए हुआ क्या है। कार्तिक पुजारी घटाघट एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर देते हैं और फिर लंबी लंबी आहें भरने के बाद जब उनके दिल की धड़कनें कुछ नॉर्मल हो जाती हैं तो अगले ही पल सबसे बोल पड़ते हैं। मैं मंदिर के बाहर ही सो रहा था, तभी मुझे मंदिर के परिसर के बाहर जो लोहे का दरवाजा है ना, उसके खुलने की आवाज सुनाई थी। उस आवाज को सुनकर मेरी नींद खुल गई। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा वहां पर युग था। यामिनी कार्तिक पुजारी को बीच में ही टोकते हुए बोल पड़ती है, क्या कहा पुजारी जी आपने? युग बाबू? कार्तिक पुजारी हामी भरते हुए कहते हैं, हाँ यामिनी, वहां पर युग ही था। मैं उसे रोकता उससे पहले वो दरवाजा खोलकर वहां से चले गया। मैंने उसी वक्त उसका पीछा किया और इसी के साथ कार्तिक पुजारी वो सारी बातें बता देते हैं जो भी उन्होंने युग को घाट पर करते हुए देखा था। साथ में ये भी बता देते हैं कि किस तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग कर आ गए थे। कार्तिक पुजारी की सारी बातें सुनकर सब लोग दंग रह गए थे। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। कार्तिक पुजारी की बात सुनकर ही सब लोग इतने ज्यादा हैरान रह गए थे कि कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, जैसे सबके लिए ये बात हजम करना मुश्किल हो। अभिमन्यु तुरंत कार्तिक पुजारी से बोल पड़ता है, ये आप क्या बोल रहे हैं पुजारी जी? युग ऐसा नहीं कर सकता। युग भला किसी का शिकार क्यों करेगा? कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ अभिमन्यु से पलट कर कहते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं भक्षानर का वंशज है। उसके लिए तो शिकार करना आम बात है। उसके खून में है इंसानों का शिकार करना। कछुआ नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं पुजारी जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं युग को बचपन से जानता हूँ, वो कभी किसी को नहीं मार सकता। कार्तिक पुजारी कहते हैं, तुम जिस युग को बचपन से जानते हो वो युग कोई और था कछुआ, और जिस युग को मैं देख कर आ रहा हूँ वो युग युग नहीं था बल्कि भक्षानर था। हर कोई कार्तिक पुजारी से कुछ न कुछ बोलते जा रहा था। बस यामिनी ही खामोशी के साथ खड़ी हुई थी, जैसे उसे इस बात का पहले से आभास हो कि युग वक्त आने पर किसी इंसान की जान ले सकता है। वर्चस्विनी, बिंदु और डायना को तो कार्तिक पुजारी की बात पर तुरंत भरोसा हो गया था, पर युग के बाकी के दोस्तों को कार्तिक पुजारी की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कायर भी बोल पड़ता है, नहीं पुजारी जी, जरूर आपसे देखने में कोई गलती हुई होगी, वो कोई और होगा। कार्तिक पुजारी चिढ़ते हुए कहते हैं, वो युग ही था कायर, तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? जरा खुद सोचो, मैं तुम लोगों से झूठ बोलकर क्या करूंगा? मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बताओ युग कहाँ पर है? क्या तुम्हें वो यहाँ पर कहीं नजर आ रहा है? कार्तिक पुजारी की ये बात कहते ही सब लोग अपने आसपास देखने लग जाते हैं, पर कुटिया के अंदर उन्हें कहीं पर भी युग नजर नहीं आता है। कार्तिक पुजारी बड़े ताव के साथ फिर से बोल पड़ते हैं, नहीं है ना युग यहाँ पर? वो यहाँ पर होगा भी कैसे? वो तो घाट पर इंसान का मांस खा रहा है। तुम लोग अभी इसी वक्त चलो मेरे साथ घाट पर, वो युग वहीं पर होगा, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि सच क्या है। इतना कहकर कार्तिक पुजारी कुटिया के बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। कार्तिक पुजारी के पीछे पीछे ही बाकी सब भी कुटिया से बाहर निकलने लग जाते हैं। अभी सभी लोग कुटिया से बाहर निकले ही थे कि तभी उन्हें वहाँ पर युग आते हुए नजर आ जाता है। युग को देखकर सब लोग जहाँ पर थे वहीं पर रुक जाते हैं। कोई भी अपना एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाता है। युग के कपड़े पूरे खून से सने हुए थे। सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि उसके हाथ और मुंह पर भी खून लगा हुआ था। उसकी हालत देखकर ही बाकी सब समझ गए थे कि कार्तिक पुजारी ने उनसे जो भी कहा था एकदम सही कहा था। युग शिकार करके आया था, पर इस वक्त युग की आंखें नॉर्मल नजर आ रही थी। उसके हाथ पर जो 5 निशान बने हुए थे वो भी पीली रोशनी के साथ चमक नहीं रहे थे। युग के झुके हुए सिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद अपनी की हुई हरकत पर शर्मिंदा हो। युग अपने कदम कुटिया की तरफ बढ़ा ही रहा था कि तभी कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ चीखते हुए कहते हैं, खबरदार युग, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तू जहाँ पर है वहीं पर रुक जा, यहाँ पर आने की सोचना भी मत। तूने जो किया है वो पाप है और पापियों की यहाँ मंदिर परिसर में कोई जगह नहीं है। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नम लहजे के साथ कहता है, पुजारी जी आप मेरी बात तो सुनिए। कार्तिक पुजारी युग को गुस्से के साथ घूरते हुए कहते हैं, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा तू जहाँ पर है वहीं पर रुक जा। कार्तिक पुजारी के इतने दबाव बनाने के कारण युग जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है। कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ फिर युग से बोल पड़ते हैं, मेरे बस में होता तो मैं इसी वक्त तुझे मार देता युग, पर क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तू चले जा यहाँ से, तू यहाँ पर नहीं रुक सकता है। युग नम लहजे के साथ ही कहता है, मैं कहाँ जाऊंगा पुजारी जी, आप ही बताइए,
आप एक बार मेरी बात तो सुनिए, कार्तिक पुजारी कहते हैं। ना मुझे कुछ सुनना है, ना मुझे कुछ जानना है। तुझे जहां पर भी जाना है तू वहां जा, पर तू यहाँ पर नहीं रुक सकता। ये मेरा अंतिम फैसला है। यामिनी भी कार्तिक पुजारी को मनाने की कोशिश करते हुए कहती है, पुजारी जी आप एक बार युग बाबू की बात तो सुन लीजिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ कहते हैं, मैं अपना अंतिम फैसला पहले ही सुना चुका हूँ यामिनी, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं तो इसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। सारी गलती मेरी ही है। मुझे इसे यहाँ कुटिया में पनाह देनी ही नहीं चाहिए थी। मैं कैसे भूल गया कि ये भक्षानर का वंशज है। ये कभी भी अपना असली रंग दिखा सकता है और आज इसने घाट पर अपना असली रंग दिखा दिया है। कार्तिक पुजारी के इतना कहने के बाद यामिनी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो कार्तिक पुजारी से कुछ बोल सके, इसलिए वो चुप ही खड़ी रहती है। कार्तिक पुजारी की आंखों में देखकर युग भी समझ गया था कि वो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही वो राजी होते उसके वहां पर रुकने के लिए। इसलिए युग फिर कार्तिक पुजारी से कुछ कहता ही नहीं है, सीधे वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ने लग जाता है। युग अभी पीछे मुड़ा ही था कि उसी वक्त यामिनी भागते हुए युग के पास जाती है और उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए युग बाबू, आप अकेले कहीं पर नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। युग धीरे से कहता है, पर यामिनी। यामिनी युग का हाथ थामते हुए कहती है, मैंने आपसे वादा किया था युग बाबू, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, चाहे कैसे भी हालात हो। तो अब मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। यामिनी के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर युग भी कुछ नहीं बोल पाता है। अभिमन्यु भी तुरंत युग की तरफ जाते हुए उससे कहता है, मैं तेरे साथ चलूंगा युग, जहाँ पर मेरे दोस्त के लिए कोई जगह नहीं है वहां पर मैं कैसे रुक सकता हूँ। डायना मन में सोचती है, ये अभी भी ना कब अकल आएगी इसे। पुजारी जी इतना कह रहे हैं फिर भी उनकी बात नहीं मान रहा है। मैं अभी को युग के साथ बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। इस युग ने मेरे अभी को भी मार दिया तो मुझे अभी के साथ जाना ही होगा उसकी हिफाजत के लिए। डायना अगले ही पल अभिमन्यु की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी अभी। डायना को अभिमन्यु के पास जाते हुए देख पलक भी तुरंत अभिमन्यु के साथ जाकर खड़े हो जाती है। युग के दोस्तों में बस कायर और कछुआ ही बचे हुए थे, जो इस वक्त बिंदु और वर्चस्विनी के पास ही अगल बगल खड़े हुए थे। कछुआ कुछ देर एकटक युग की तरफ देखता तो कुछ देर वर्चस्विनी की तरफ। एक तरफ कछुए की बचपन की दोस्ती थी तो दूसरी तरफ उसका प्यार। वो दुविधा में फंस गया था कि किसे चुने। इस दुविधा में सिर्फ कछुआ ही नहीं फंसा था बल्कि कायर भी फंसा हुआ था। एक तरफ युग था तो दूसरी तरफ बिंदु। कायर ये बात अच्छे से जानता था कि बिंदु कभी युग के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगी। वो पहले ही उससे नफरत करने लग गई थी और अब युग के शिकार करने के बाद तो बिल्कुल भी राजी नहीं होती। कायर मन में सोचने लग जाता है, मैं क्या करूं, बिंदु के साथ रहूं या फिर युग के साथ चले जाऊं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।